आशु भाई, यस। सो मैं अभी फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ, जो लोग बीच में जॉइन करते रहेंगे दैट इज़ परफेक्टली ऑलराइट। इस इस कन्वर्सेशन का जो मेन पर्पस है, वो ये था कि भई आजकल जो लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि ये हो गया, वॉर है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ेज़ और सिचुएशंस मार्केट में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जो दुनिया देख रही है या दिखा रही है, उसके अलावा भी देयर इज़ समथिंग, वन मोर थिंग जो हम देख सकते हैं, तो कुछ बैलेंस हमारी लाइफ में क्रिएट होगा, राइट? तो ये फॉर्मली अभी मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट की प्रेयर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट? सो वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड फॉर एवरीथिंग, या। सो हे प्रभु, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से मैं बहुत भाग्यशाली और कृपाशाली हूँ। आपकी कृपा से मेरा हर दिन बहुत ही अच्छा होता है। आपकी कृपा से मेरे पास आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान है, जिसकी वजह से मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं सदुपयोग करता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास असीम शांति और असीम शक्ति भी है। आपकी कृपा से मैं जीवन के आठों सुख भोग रहा हूँ और आजीवन भोगता रहूँगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है और आजीवन चलता रहेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से समय, धन, व्यक्ति, वस्तु, ब्रह्मांड, जन्म कुंडली, यातायात, मौसम, वातावरण, प्रकृति, परिस्थिति और सारी सड़कें सभी मेरे लिए हमेशा अनुकूल रहती हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और संपन्न है। साथ में लव, रिस्पेक्ट, फेथ केयर की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच प्रभु। आप मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। सो गाइस, 2026 चल रहा है एंड दैट इज़ द ईयर ऑफ सन। अगर आप 2026 को ऐड करेंगे, तो इसका टोटल लास्ट में 1 आता है। तो जो लोग जरा भी एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स में विश्वास रखते हैं, तो ये सन सूर्य भगवान का है। सूर्य इज़ द लाइफ गॉड। सूर्य इज़ द लिविंग गॉड, जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, राइट? तो जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का नंबर 1 है, क्योंकि ये 1 से ऑपरेट हो रहा है सूरज। तो अगर हम सिर्फ अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी रखते हैं सन के लिए, सो वी कैन ड्रॉ लॉट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम सन। क्योंकि सन से अथॉरिटी आती है, सन से आपका नेम फेम बढ़ता है, सन से यू बिकम मोर पावरफुल, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, करेक्ट? तो सन का जो कलर होता है ना, वो व्हाइट, येलो और ऑरेंज, ये तीनों कलर्स होते हैं। और आज संडे है, करेक्ट? तो ये जो 3 कलर्स हैं, अगर हम आज इनका यूज़ करते हैं, तो हमारा संडे भी और बेहतर होता है। तो हर दिन के अपने कलर्स होते हैं, मंडे का व्हाइट होता है, ट्यूसडे का रेड होता है, राइट? बुधवार का मरकरी, लाइक व्हिच इज़ ग्रीन, थर्सडे का येलो होता है। तो ये जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी सोचा होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा, बिकॉज़ उन दिनों में अगर हम उन कलर्स के फूड खाते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या है कि हर वीक में हमारे जो एनर्जीज़ हैं, वो बैलेंस हो सकती हैं। हमारी फिज़िक बैलेंस हो सकती है, क्योंकि हम मल्टीपल फूड्स, मल्टीपल क्लॉथ्स, मल्टीपल कलर से उनकी थेरेपी ले सकते हैं, करेक्ट? तो आज एक छोटी-सी एक्सरसाइज से अपन शुरू करते हैं एंड दिस एक्सरसाइज इज़ लाइक कि आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए अपनी नज़र घुमानी है अपने रूम में, और कोई भी चीज़ जो व्हाइट है या येलो है, सिर्फ उसको फ़ोकस करना है और देखना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ व्हाइट एंड येलो यू हैव, करेक्ट? तो मैं 1, 2, 3 बोलूँगा, जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, आप अपनी आएँगे और देखेंगे कि हाउ मेनी व्हाइट्स एंड येलो इज़ देयर, राइट? और फिर कमेंट बॉक्स में इफ यू कैन पुट द नंबर्स दैट विल बी फैंटास्टिक, या? सो 1, 2, 3 प्लीज़ स्टार्ट। Yes, time is over. If somebody can share me on the chat box के how many they have seen. Oh, 15. कीर्ति 15. Okay, great. महेंद्र जी ने 8 देखे हैं. Great. सो एवरीबॉडी हैज सीन दोज नंबर्स। कुछ सबको नजर आया होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां व्हाइट या येलो कुछ भी ना किसी ने देखा हो, करेक्ट? सो बेसिकली व्हेन वी लुक और वी फोकस ऑन समथिंग, हमें सिर्फ वो नजर आता है। आप में से ये लोग बताओ कि जिन्होंने अभी जब अपना सिर इधर घुमाया, तो कितने नजर आए आपको, ब्लू कितने नजर आए? अभी अभी सिर नहीं घुमाना। इफ एनीबडी कुड सी एनी ब्लू, most of maybe zero, right? Yes, so many people are saying zero or somebody is saying 1, 2 or something. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जहां हम फोकस करते हैं, हमें वो सारी चीजें नजर आती हैं।
तो आपको दुनिया कहाँ पे फ़ोकस करवाना चाहती है, आप वही देखना शुरू कर देते हो। अभी मेरे एक रिलेटिव को एक कॉल आई किसी की, वो कॉल पे बंदा बता रहा है कि अभी ये हो गया, देखो वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग व्हिच इज़ नॉट वेरी ग्रेट, राइट? थोड़ा-सा उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, द पर्सन आल्सो स्टार्टेड सेइंग हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो जो कन्वर्सेशन थी 5, 10, 15 मिनट वही चलती रही, करेक्ट? तो यानी कि वो कन्वर्सेशन में क्या हुआ, कुछ भी पॉजिटिव बात हम नहीं कर पाए। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे वॉर वॉर एक कितनी बड़ी चीज़ है जो हमारी लाइफ में अभी चल रही है, करेक्ट? लेकिन उससे रिलेटेड इतनी सारी रील्स बन रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो लगता है कि यार सब कुछ नेगेटिव जा रहा है ना? तो मैंने कुछ ऐसे डाटा पॉइंट आपके लिए इकट्ठे किए हैं, जहाँ पे यू कैन सी कि नहीं यार, अच्छा ये भी हुआ है, ओह! ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना? ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस होल कन्वर्सेशन, जिससे आपको लगे कि नहीं यार, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, जो शायद हमें पता नहीं है, या जिसके बारे में रील्स नहीं बनाई जा रही हैं, या जिसके बारे में लोगों को शेयर नहीं किया जा रहा है, करेक्ट? तो मैं आपसे कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लाइक हम लोगों ने एज़ एन इंडियन, एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया और एज़ अ कंट्री लाइक वी हैव अचीव्ड, करेक्ट? और ये वो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो आप रिलेट कर सकते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से और अपने इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे तो क्या लास्ट के 5 साल में हमारे देश की जनसँख्या बढ़ी है? अगर हमारे देश की जनसँख्या बढ़ी है, तो उसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली जब जनसँख्या बढ़ती है तो ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोड्यूस की जाती है, राइट? और इसका फाइनली इम्पैक्ट क्या है? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एज़ अ होल। तो ये एक बेसिक फैक्टर है। अब जिसका देखो रिजल्ट क्या है? अगर आप पिछले 5 साल का जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जीएसटी कलेक्शन 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो लोगों की बिज़नेस बढ़ रही है, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। जहाँ पे इन्फ्लेशन का भी कंट्रीब्यूशन है डेफिनिटली, बट द जीएसटी कलेक्शन हैज़ गॉन अप सब्सटेंशियली हाई। 5 साल में वो लगभग दुगना हो गया है। अगर मैं इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करूँ तो 16% से, जबकि फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट अपने स्लैब बढ़ाती जा रही है। अभी लेटेस्ट न्यू रिजीम में ये जो स्लैब है वो 12 लाख का कर दिया है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो ऑन एन एवरेज 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों की इनकम्स बढ़ रही है, कंपनियों की इनकम बढ़ रही है। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम तभी बढ़ सकती है ना जब कोई इकोनॉमी अच्छा करे। ये कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमी खराब कर रही है और इनकम बढ़ रही है? दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल, करेक्ट? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले तक लाइक अराउंड 2015-16 हमारे देश में, मतलब जब से शुरू हुआ होगा हवाई जहाज चलना, टोटल नंबर ऑफ एरोप्लेन्स वर 400 ओनली, और आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स आर मोर देन 900। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 10 साल में जो जिंदगी भर में हमने इतने प्लेन्स नहीं खरीदे थे, उससे दुगने से ज्यादा प्लेन्स हमने पिछले 10 साल में खरीदे। ऐसे ही नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, कहाँ आज से 5-7 साल पहले 130 होते थे, नाउ इट इज मोर देन 165। या आपको जान के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से 5-7 साल पहले हम रिन्यूएबल एनर्जी में कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे वर्ल्ड में। आज पूरे देश की एनर्जी का 53%, हाउ मच? 53%, व्हिच इज़ मोर देन हाल्फ। सारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो पावर हमारी आ रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसकी इनपुट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। एक बार आपने कैपेक्स लगा दिया, एक बार सोलर लगा दिया, राइट? एक बार आपने विंड पैनल लगा दिया और आपको एनर्जी ईयर ऑन ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने जो अपने 5 साल के आगे के टारगेट्स हैं, उसको 5 साल पहले अचीव कर लिया। क्यों ऐसा हुआ भाई? वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशंस में, या हमारे घर में भी जब कोई इश्यू आता है, तो हमें लगता है कि यार इससे कैसे जूझा जाए, इससे कैसे लड़ा जाए, करेक्ट? और हम वही ट्राई करते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे अपने रिसोर्सेज़ को बेस्ट यूटिलाइज़ करें। तो हमारा कंट्री भी वही कर रहा है। हमारे कंट्री ने क्या किया कि जब उनको लगा कि यार क्रूड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वॉर सिचुएशंस है, दे आर प्रीपोनिंग द प्रोजेक्ट्स। लेटेस्ट ये है कि जो टोल कलेक्शंस फास्टैग के थ्रू, लाइक फास्टैग वाज़ आल्सो अ वेरी बिग रिफॉर्म। आपने देखा होगा फास्टैग की वजह से जो लाइन्स लगती थी टोल्स पे, वो लाइन्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बहुत कम लाइन्स हैं। इससे भी पेट्रोल वगैरह सेव होता है। बट उसके बाद जो लेटेस्ट थिंग है वो ये है कि अब बिना फास्टैग, वो जो टोल है उसपे बिना रुके भी आपका टोल पेमेंट होगा, और दिल्ली में मुंडका में पहला वो शुरुआत हो चुका है, राइट? 83 सच टोल बूथ्स हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। और मिस्टर गडकरी, ये जो प्लान था वो एक्चुअली अगले 2 साल में इंप्लीमेंट करने का था, लेकिन
पेट्रोल की वजह से, वॉर की वजह से उन्होंने क्या किया कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें हम इसी साल में इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट बिग पॉइंट इज़ per year, per month, now per month, around 2 lakh units, 2 lakh two-wheelers, which is EV based, are being sold and manufactured, right? इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अपने पैसे बचाने हैं, देश की बिजली बचानी है, क्रूड को इंपोर्ट कम करना है। सो वो रिफॉर्म्स वो क्या चेंज कर रहा है कि आज टू व्हीलर्स में मोर देन 8% टू व्हीलर्स आर ईवीज, और जिस गति से यानी कि 2 लाख पर यूनिट के हिसाब से बढ़ रहा है, अगले अगले 2 से 3 साल में हमारे 40% तक जो ईवी टू व्हीलर्स हैं, दे विल बी ईवी बेस्ड, करेक्ट? अब ये क्या दिखाएगा? ये बेसिकली हमारा जो डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट है, दैट विल रिड्यूस, करेक्ट? और पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है। और कमाल की बात है, मॉर्गन स्टैनले, एसएनपी, जेफरीज, ऐसी सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हमारी ग्रोथ आउटलुक को और पॉजिटिव बताया। दे आर सेइंग अबाउट 6.8% टू 7% जीडीपी ग्रोथ। तो आपका जो मार्केट है ना, दैट इज द क्लियर फंक्शन ऑफ हाउ जीडीपी इज गोइंग टू डू, करेक्ट? यानी कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो आपका मार्केट बढ़ेगा। और ये जो टेम्परेरी फॉल्स है, एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोविड से जस्ट पहले मार्केट वॉज 42,000, कोविड में मार्केट 25,000 पहुंच गई, हाहाकार मच गया, अराउंड 40% का डाउनफॉल। उसी वक्त अगले 3 से 4 महीने में मार्केट ना सिर्फ रिकवर कर गई, बल्कि उससे अगले 3 महीने में मार्केट 62,000 पहुंच गई। यानी कि अगर कोविड नहीं आता तो शायद मार्केट 42,000 45,000 रहती, लेकिन कोविड आ गया तो मार्केट 62,000 पहुंच गई, और उसके बाद टुडे मार्केट इज 77,000, विच क्लियरली मीन्स कि जो मार्केट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ, द इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट एनीथिंग एल्स। ये जो वॉर वाली सिचुएशंस है, दे आर वेरी टेम्परेरी। मेरे को जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि यार अब क्या होगा, हमें बेच देना चाहिए, लाइक क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको समझाया कि भाई 3 साल, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कोविड का कोई ना कोई तो इलाज निकलेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि दिस सिचुएशन कैन बी परपेचुअल, करेक्ट? सो अगले 3 से 6 महीने में देयर वाज अ वैक्सीन विच वाज इन्वेंटेड, करेक्ट? और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1 डेढ़ साल में मार्केट टच 65,000, राइट? आज ये जो वॉर सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है हाउ मेनी मंथ्स इट कैन रन? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल? हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हमें आज भी पैसे चाहिए, सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सो मेनी वेज टू डू इट, राइट? फॉर एग्जांपल, आप अपने म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या प्रॉपर्टीज या गोल्ड या आपके पास जो भी असेट है, उसके अगेंस्ट में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले सकते हो। गोल्ड जो पहले, आज से हार्डली 1 डेढ़ साल पहले 1 लाख रुपए तोला होता था, ये 1 लाख रुपए का 10 ग्राम होता था। आज गोल्ड 1.5 लाख रुपए, करेक्ट? इसका मतलब है कि गोल्ड की जो गोल्ड आपके पास है उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि आपकी लोन टेकिंग कैपेसिटी, उस पे 70 टू 80% मनी यू कैन टेक, करेक्ट? म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स पे आप 50% ऑफ द वैल्यू यू कैन टेक, करेक्ट? तो यानी कि अगर मनी आज भी चाहिए तो भी अवेलेबल है बाय एनी मीन्स, राइट? तो उसके लिए ये वरी नहीं होनी चाहिए कि भाई अभी क्या होगा अगर मुझे आज की डेट में पैसे चाहिए, करेक्ट? डिजिटाइजेशन, इंडिया में जो यूपीआई ने रिफॉर्म क्रिएट किया है, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। जो चोरियाँ थी, जो करेंसी चोरी थी, राइट? करेंसी का ध्यान रखना होता था, करेंसी डीलिंग में जो कॉस्ट जाती थी, दैट कॉस्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड इमेंसली। इसीलिए जो बैंकिंग है आज की डेट में, आप देखोगे जो बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट है, बैंकिंग सेक्टर डिस्पाइट द फैक्ट कि वॉर सिचुएशन है, बैंकिंग का जो इंडेक्स है, वो अपने ऑलमोस्ट टॉप के करीब है, 5-7% नीचे है बस। यानी कि सारी बैंक्स लगातार ग्रो कर रही है बिकॉज़ पर एम्प्लॉयी like they are able to cover more of the customers, right? तो पर कस्टमर जो हैंडलिंग कॉस्ट है बैंक की लगातार कम हो रही है बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। सो यूपीआई इज अ बिग चेंज विच हैज बीन बॉट बाय द गवर्नमेंट, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाईवेज और रेलवेज, इन दोनों पे इतना ज्यादा काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, नंबर ऑफ ट्रेन्स, the track, the kilometer range, the per day, construction of the highways, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया है। इवन जीएसटी अपने आप में कितना बड़ा रिफॉर्म है कि 56 डिफरेंट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स टैक्स बना दिया। उस टैक्स से क्या फायदा हुआ, जो बॉर्डर्स पे रुके रहते थे लोग, चुंगी देते थे, ये सब करते थे, वो सारे मूवमेंट्स में फास्टनेस आ गई, करेक्ट? तो जो अगर एक ट्रक पूरे भारत का मान लो 6 दिन में चक्कर लगाता था,
आज वो पॉसिबल है कि वो 2 से 3 दिन में वो अपना राउंड पूरा कर सकता है। तो ये जो सेविंग है, ये इट इज़ रियली फ्यूलिंग द इकोनॉमी एज़ अ होल, करेक्ट? उसके बाद मैं बात करता हूँ अ, एक छोटा-सा मेज़रमेंट लाइक पहले जो इंडियंस थे, आज से 7 साल पहले जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स थे इंडिया में, इट वाज़ अराउंड 2 एंड हाफ करोड़ डीमैट अकाउंट्स, 2.5 करोड़ बस। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि टुडे इट इज़ मोर देन 21 करोड़। यानी कि 10 गुने से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स बढ़ गए, यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक एज़ एन इंडिविजुअल, वो सारे के सारे लोग इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस इकोनॉमी की ग्रोथ का हिस्सा भी बने। इसका दूसरा परिचायक ये है कि आज से 10 साल पहले जो एसआईपीज़ थी, मंथली एसआईपी, इट वाज़ अराउंड 2000 टू 2500 करोड़ पर मंथ, 2500 करोड़। आज की डेट में इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, नाउ दिस नंबर हैज़ रीच्ड टू 31,000 करोड़। 2500 करोड़ से 31,000 करोड़। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से जो मार्केट को बड़े-बड़े शॉक्स लग सकते थे। अभी इस वॉर की वजह से मार्केट में 8 टू 10% का करेक्शन आया। लेकिन ये करेक्शन 20-25% भी हो सकता था, करेक्ट? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है। बिकॉज़ यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं, उनको लग रहा है यूएस इज़ सेफ मार्केट एंड दे आर विथड्रॉइंग इट। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे इतना बुरा नहीं पड़ा बिकॉज़ 31,000 करोड़ पब्लिक हर महीने पैसे इकोनॉमी में डाल रही है, करेक्ट? उसके बाद बात करते हैं देयर आर लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स आल्सो व्हिच हैज़ बीन डन, करेक्ट? जैसे मैं सोशल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट ने जो जैसे लाइक जो तलाक वाला लॉ है, दैट दैट हैज़ बीन चेंज्ड, करेक्ट? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उम, आई जस्ट पुट सर्टेन सोशल रिफॉर्म्स। ओके, लेट्स टॉक इट अबाउट लिटिल लेटर। उससे पहले मैं आपको लेटेस्ट कुछ पॉजिटिव बातें बताता हूँ। देयर इज़ अ इथेनॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ कॉल्ड ई100। ई100 में क्या होता है कि 100% एथेनॉल से आप रन कर सकते हैं अपने व्हीकल को। तो अभी क्या हुआ था कि देयर वाज़ अ वीसीएस सर्किल, इथेनॉल वाले स्टेशंस नहीं थे। इसीलिए कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी, मारुति, टाटा वगैरह सबके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो ई100 कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल बना सकते हैं। बट वो क्यों नहीं बना रहे थे? बिकॉज़ पेट्रोल पंप नहीं थे ई100 वाले। तो अभी बिकॉज़ ऑफ वॉर क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया कि ई100 वाले पेट्रोल पंप्स, 5000 पेट्रोल पंप्स को खोलने का प्लान बना लिया विदिन दिस ईयर। अब क्या होगा? अब वो कंपनीज़ भी मैन्युफैक्चर करेंगी। इससे क्या होगा कि जो क्रूड हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, वो हमें उतना क्रूड इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट विल बी अ वेरी बिग रिफॉर्म जो गवर्नमेंट का प्लान 2 से 3 साल में करने का था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ दिस इमरजेंसी, बिकॉज़ ऑफ दिस अर्जेंसी दे हैव प्रीपोन्ड इट। आरडब्ल्यूएस, इंडिया में जितने भी आरडब्ल्यूएस हैं, नाउ दे आर बीइंग कॉन्टैक्टेड। किस लिए? कि भाई आप अपने आरडब्ल्यू में, अपनी सोसाइटी में आप सोलर को इम्प्लीमेंट करिए। उसके लिए गवर्नमेंट इज़ गिविंग 18,000 पर किलोवाट ऑफ सब्सिडी, और एक आरडब्ल्यू 500 किलोवाट तक लगा सकती है। नाउ अगेन, अगर ये वॉर नहीं होता, तो ये चीज़ भी पुश नहीं होती, और ये चीज़ पुश होने से क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, दैट विल बी रियली पुश। ये बहुत तेज़ी से पुश होने वाली है। लॉट ऑफ एनआरआईज़ हू आर रिटर्निंग टू इंडिया बिकॉज़ यूएस ने वीज़ा की इतना सारा इश्यूज़ कर दिया, वीज़ा फीस बढ़ा दी है। प्लस यूएई वगैरह में जो बहुत शांत देश माने जाते थे, सोचते थे लोग कि भाई यूएई इज़ वेरी सेफ। बट प्रैक्टिकली क्या हुआ कि लोग यूएई से वापस आ रहे हैं। तो इससे जो इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है, दैट इज़ बीइंग पुश्ड एंड दैट इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ बूम इन दैट। और अभी आप देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताता हूँ, 2,877 करोड़ आरबीआई ने डिविडेंड दिया, व्हिच इज़ द हाईएस्ट एवर डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई के अपने प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। छोटी-छोटी न्यूज़ है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अडानी ने 480 एकड़ में आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लगाया विद गूगल। सो नाउ गूगल इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं जो इंडिया में लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमारा उस तरफ थोड़ा-सा ध्यान नहीं जाता बिकॉज़ ये न्यूज़ ना अखबार के कोने में दबके रह जाती है। दूसरी बात है, जो हम न्यूज़पेपर लाइक अगर जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो इसमें से बहुत ही ऐसे न्यूज़पेपर कम है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, इट कवर्स ऑल द फाइनेंशियल न्यूज़। तो वहाँ पे आपको फैक्चुअल न्यूज़ पता लगती है और पता लगता है कि कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, करेक्ट? लेकिन अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर देखते हो तो उसके 15 पन्ने के अखबार में 12 पन्ने तो नेगेटिव न्यूज़ से ही होता है। वो ये हो गया, वो वहाँ हो गया, वो वहाँ हो गया, वो वहाँ हो गया। तो हमारा जो दिमाग है ना, ये जैसे
व्हाइट लाइट पे मैंने आपको फोकस करने के लिए कहा था, तो आपको व्हाइट लाइट दिख रही थी बस। तो वो न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली आपको फोकस करने को कह रहा है कि भाई ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो आपको लगता है यार सब कुछ नेगेटिव हो रहा है इस देश में। देयर आर नथिंग व्हिच इज़ पॉजिटिव, करेक्ट? तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी आर सीइंग द होल वर्ल्ड, राइट? एक्सप्रेसवेज़, लेटेस्टली गंगा एक्सप्रेसवे बना है, देहरादून एक्सप्रेसवे बना है। लोगों के जो अ, टाइमिंग है, ड्राइविंग टाइम है, ट्रैवल टाइम है, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया है। टाइम के साथ-साथ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द पर किलोमीटर कॉस्ट दैट हैज़ आल्सो बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। अभी इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ रहा है, इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, करेक्ट? जीडीपी ग्रोथ 2% हो गया है। इंडिया का 6.8% है और यूपी का 24% है। इसका मतलब क्या है? एक सबसे बड़ा राज्य अब वो फोकस कर रहा है अपनी उन एनर्जीज़ पे, उन चीज़ों पे जिनको वो एक्सप्लोर कर सकता है और देश के कंट्रीब्यूशन में हिस्सा बन सकता है। और ये लगातार हो रहा है। और एक जैसे हम एक रिफॉर्म की और बात करता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। वो ऐसा सुनने में लगता है। लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे, इफ यू सी द डाटा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि भारत में 150 से 200 स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 150 टू 200 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनरी इज एनहेंसिंग एवरी ईयर। हर साल वो ग्रीनरी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक सेकेंड, या रमन कैन यू प्लीज, या थैंक यू सो मच। So basically क्या हुआ कि we are not only focusing on the economic reforms, we are focusing on the social and the other reforms also, right? As a whole. और क्रेडिट एक्सपेंशन, अगर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो बैंकर्स हैं उनसे लोग बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं फॉर व्हाट? डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज, राइट? डेवलपिंग द एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपने बिजनेसेस को शुरू करें। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। पिछले साल इंडिया में 2 लाख नई कंपनीज फॉर्म हुई हैं। अब आप बताइए, जब 2 लाख नई कंपनी किसी देश में फॉर्म होंगी, सो हाउ मच एम्प्लॉयमेंट विल कम, राइट? एम्प्लॉयमेंट आएगा, नई ऑक्यूपेंसीज होंगी, लोग ऑफिसेज लेंगे, लोग स्पेसेस लेंगे, विच इज हैपनिंग कंटिन्यूसली इन इंडिया। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया। आज से 7-8 साल पहले जहां 68 was the life expectancy rate, now it has become 72, 73, करेक्ट? सो ये दिखाता है कि लोगों की जीने की इच्छा बढ़ गई है, लोग जी ज्यादा रहे हैं। और जो हेल्थ के रिफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, विच हैज बीन डन इन इंडिया। बैंकिंग में कितना बड़ा रिफॉर्म लेके आई है जो गवर्नमेंट है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो छोटे छोटे बैंक्स थे, एसबीआई में सो मेनी बैंक्स हैव बीन मर्ज, पीएनबी में सो मेनी बैंक्स हैव बीन मर्ज। उससे क्या हुआ, जो बैंकिंग कॉस्ट है दैट हैज बीन रिड्यूस, सर्विसेज बेटर हो गई। और जो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड बैंक्स हो गई हैं, तो लोगों को भी उसका बहुत फायदा हो रहा है। आज लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। सो दे आर सेविंग ऑन देयर पेट्रोल, टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। ये जो सारे छोटे छोटे चेंजेस है, दे आर रियली रियली फ्यूलिंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट्स की तरफ आप ध्यान देंगे तो मोर देन 50% कंपनीज के प्रॉफिट्स मार्च क्वार्टर में, जबकि मार्च में वॉर शुरू हो गया था, उसके बावजूद भी उनके प्रॉफिट्स में सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एवरी ऑफ अस बीइंग वी आर द पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमी, जहां पे कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होता है, करेक्ट? तो अगर अगर ये देखा जाए, अगर फैक्चुअल फैक्ट निकाले जाए, तो ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में रिलायंस, वरुण बेवरेजेस, टाटा, एल&टी, ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसमें इंक्लूड हैं, जिनके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इतने रिफॉर्म्स हैं पर हेक्टेयर, जो हमारा प्रोडक्शन है लास्ट 5 ईयर्स में सब्सटेंशियली बढ़ा है। एक भारत मंडपम में लास्ट ईयर एक प्रोग्राम हुआ था, मई में ही हुआ था। एंड आई वाज़ फॉर्च्यूनेट, वहाँ पे मोदी जी भी आए थे और 20 अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ आई थी। उनमें से 3-4 लोगों से मैं इतना प्रभावित हुआ। वहाँ पे एक लेडी आई थी, शी वाज़ रिप्रेजेंटिंग ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी करके एक कांसेप्ट है, मुझे नहीं पता आप सबको पता है कि नहीं। ड्रोन दीदी में क्या है कि एक बड़ा-सा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेडीज़ को दी जा रही है, जो 2 से 4 घंटे दिन में काम कर सकते हैं। वो ड्रोन क्या करता है, उस ड्रोन के थ्रू वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उन और पेस्टिसाइड्स हैं, उनको स्प्रेड करते हैं ओवर द फील्ड्स। तो यानी कि जो किसान पहले हाथ से जो करता था ये सारी चीज़ें, उसके लिए ड्रोन्स आर बीइंग एम्प्लॉयड, राइट? और ये ड्रोन की सबसे पहले शुरुआत उन्होंने पंजाब से की, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, करेक्ट? वहाँ पे हम एग्रीकल्चर में बहुत डिपेंड करते हैं।
तो ड्रोन दीदीज़ ने क्या किया, उसको सीखा, उनकी इनकम बनी और साथ में जो 10 दिन का काम था वो 1 दिन में होने लगा। इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से जो हर हेक्टेयर हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है दैट हैज़ बीन गॉन अप लाइक एनीथिंग। एक सोलर दीदी आई थी वहाँ पे। सोलर दीदी ने क्या किया, सोलर से चलने वाली एक मोटर जिसके लिए बिजली की और कोई ज़रूरत नहीं है। किसानों ने क्या किया, वो सोलर दीदीज़ को हायर कर रहे हैं कि भई आज मेरे खेत में आपको पानी डालना है। सोलर दीदी ने अपना क्या किया, अपना सेटअप उठाया, मोटर उठाई, अपना सोलर पैनल उठाया, वहाँ पे सेट कर दिया, उनकी वहाँ पे मोटर चल रही है, इरिगेशन हो रहा है। सो इन सारी चीज़ों से जो शायद हमें पता है या नहीं पता, क्योंकि मुझे पिछले साल से पहले वो सब नहीं पता था। ये सारी चीज़ों से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर दैट इज़ आल्सो गोइंग अप एंड द सेम वे इज़ पर कैपिटा इनकम। पिछले 5 साल में, 7 साल में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। कोई भी चीज़ 7 साल में डबल तब होती है जब वो 10 से 12% के रेट से, एनुअलाइज़्ड रेट से बढ़ती है। इन्फ्लेशन जो हमारा एवरेज रेट है वो 4 से 5% है, बट जो ग्रोथ है वो हमारी अगर 12-15% है, तो दैट इज़ आल्सो वेरी कमेंडेबल, राइट? जो ये दिखाती है कि यस हमारी इकोनॉमी सही राह पे है, सही चीज़ों पे हो रहा है। रिसेंट रिफॉर्म्स में अभी लेबर कोड जो कि इसी साल से लागू हुआ है 1 अप्रैल से,